तो हेलो गाइस, बताएंगे सभी कैसे हैं। एक बार मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम मुरली कार्तिक है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द Meticulous07। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए और एक चीज़ और करनी चाहिए, आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। और आप अगर इसे पूरा लेक्चर देखते हैं और 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं पेपर से पहले, तो आपके 90% मार्क्स फिक्स हैं उसमें। इस चैप्टर से तो फिक्स है कि आपके उससे कम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम इसके परिचय की बात करें, ठीक है। पहले परिचय की बात कर लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय में है क्या। तो बच्चे, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, किसकी, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में से मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, आपकी बुक भी होंगी माइक्रो और मैक्रो, तो मैक्रो है, ठीक है। आर्थिक अध्ययन की वह शाखा है, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक अध्ययन की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कई बार पूछ लेता है 2 नंबर के सवाल में, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक। इसका उद्देश्य यह समझाना होता है कि एक देश में उत्पादन, आय, व्यय, निवेश तथा बेरोजगारी, महंगाई जैसी व्यापक आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार कार्य करती हैं और इनका समाज व नीति निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें जो है हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दे लें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप द Meticulous07 पे आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक। तो आगे बात करें, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, इसी अध्ययन का मूल विषय है, ठीक है। इसी अध्ययन के क्या है, मूल विषय है, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में समस्त उत्पादन, सेवाओं का आर्थिक मूल्य कितना है, ठीक है। तो किस किस का, समस्त उत्पादन, ठीक है, मैं इसे अलग उससे मार्क कर देता हूँ, समस्त उत्पादन और समस्त सेवाओं का क्या है, आर्थिक मूल्य कितना है और यह किस प्रकार नागरिकों के बीच वितरित होता है, ठीक है। और ये क्या है कि किस प्रकार नागरिकों के बीच जो है वितरित हो रहा है, तो इस चीज़ का जो है हमें राष्ट्रीय आय में पढ़ना पड़ता है, ठीक। आगे बात करें, यह अध्ययन हमें देश की समग्र आर्थिक स्थिति को मापने, आर्थिक नीतियां बनाने और विकास दर को समझने में मदद करता है, ठीक। जैसे आपसे पूछ सकता है कि ये चैप्टर आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो आप क्या कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मापने, आर्थिक नीतियां बनाने और विकास दर को समझने में मदद करता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का उपयोग करके हम यह भी जान सकते हैं कि किस देश के नागरिकों की औसत आय कितनी है, देश में विकास की गति क्या है और वहाँ की जीवन स्तर की स्थिति कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसमें जान सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वो है टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे थोड़ा सा डिफाइन करा है, ठीक। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, ठीक। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों जैसे कुल उत्पादन, कुल आय, कुल निवेश, कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी आदि का अध्ययन करती है। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ठीक है। हम क्या क्या करते हैं इसमें, हम आपकी संपूर्ण गतिविधियों, आर्थिक गतिविधि, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल निवेश, कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें इसकी विशेषताएं की बात करें तो क्या है, ठीक, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तो ये क्या करती है, आर्थिक नीतियों का जो निर्माण होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है कि आपको कैसी नीतियाँ बनानी है, आप पे कितना पैसा है, किस हिसाब से आप किस में लगाएंगे, ठीक है। जिसमें
जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम जैसे संकेतांकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी और आपका जीएनपी, ठीक, और नेशनल इनकम, इन सब का अध्ययन करके आपको जो है चीज़ें पता लगती हैं आप किस किस चीज़ में आपको काम करना है। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की व्यापक समझ। तो आप क्या करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को जो है व्यापक रूप से समझ सकते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हमें सुधारनी है, कैसे चीज़ें चलेंगी और आगे, ठीक है, किस चीज़ में हमें बदलाव करना है। ठीक है, तभी तो हम नीति बना पाएंगे। अगर आपको पता ही ना हो कि आपके घर में क्या दिक्कत है तो आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें परेशानी को जानने के लिए जीडीपी वगैरह जाननी पड़ती है, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये सब हमें जाननी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है आपका तीसरा। ठीक है, वस्तुएं अंतिम और मध्यवर्ती। ठीक है, वस्तुएं क्या होती हैं, या तो अंतिम होती हैं या फिर मध्यवर्ती होती हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। देखिए, जैसे मैं भी आपको आईपैड से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, ये अंतिम वस्तु है क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। हम जब खाना खाते हैं वो क्या है, हमारे लिए अंतिम वस्तु है, हम उसका डायरेक्ट उपभोग कर रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तु वो हो जाती हैं जो मतलब उनका दोबारा यूज किया जा सके। जैसे कोई मान के चले कंपनी है या फिर कोई दुकान वाला है, अगर उसने फ़ोन खरीदा, ठीक है, मान के चलो उसने एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, उसने एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो इसका यूज़ नहीं करेगा, वो इसे आगे बेचेगा। ठीक है, इसे क्या करेगा, आगे सेल करेगा। तो इसलिए क्या है कि ये उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी फ़ोन। पर जब हम इसे खरीद लेंगे तो हमारे लिए ये अंतिम वस्तु, ठीक है, ये हमारे लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसे आगे बेचेंगे नहीं। इसलिए तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, मध्यवर्ती और अंतिम में बस यही फ़र्क होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको मध्यवर्ती वस्तुएं बता देता हूँ, बच्चों को इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक, पहला पॉइंट है, वे वस्तुएं जो आगे उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है, मतलब उनका आगे अभी उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा, वो एक तरह से मतलब डायरेक्ट यूज में नहीं आएंगी। ठीक है, अभी उनका आगे जो है दोबारा उन्हें कुछ ना कुछ उसमें किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता। इनका उपभोग जो है अंतिम उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाएगा। जैसे किसी फैक्ट्री से किसी दूसरी फैक्ट्री ने खरीद लिया, उस फैक्ट्री से किसी दूसरी फैक्ट्री ने खरीद लिया, ऐसे। ठीक, डायरेक्ट जनसाधारण उसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, जो उसे डायरेक्ट यूज करे वो नहीं खरीदेगा, तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि इन्हें आय की गणना में शामिल किया जाए तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मान के चले अगर आपने मध्यवर्ती वस्तु को शामिल कर लिया, ठीक है, और फिर अंतिम वस्तु को भी शामिल कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप एक चीज के मूल्य को 2 बार जीडीपी में शामिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जीडीपी गलत आएगी। ठीक है, इसलिए हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए गेहूं जो मील में आटा बनाने के लिए जाता है, तो देखिए पहले गेहूं होता है खेत में, फिर वो कहा जाता है मील में, ठीक, फिर उसका आटा बनता है, फिर जो जाता है वो उपभोक्ता के पास, ठीक है, जो उसका यूज करता है। तो हम डायरेक्ट इस वाले बंदे के जो कॉस्ट है ना उसे ऐड करेंगे, ना कि इनका मील का या किसान का। ठीक है, इनको ऐड नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अंतिम वस्तुओं पे। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसमें पहला पॉइंट है, ये वे वस्तुएं जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग या निवेश के लिए किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आईपैड लिया या लैपटॉप लिया या मैंने ये पेंसिल ली, तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ, इसको मैं आगे बेचूंगा नहीं, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंतिम वस्तु है, इन्हें ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से बनी ब्रेड, गेहूं से क्या होगी, ब्रेड बनी, जिसे उपभोक्ता सीधे खरीदता है या खाता है। मान के चलिए हम जो ब्रेड लाते हैं, क्या हम उसे आगे बेचते हैं? नहीं, हम उसे डायरेक्ट यूज करते हैं ना, खाते हैं ना, इसलिए उसके मूल्य को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है, ये है महत्व। केवल अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करने से हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। ये दोहरी गणना की बच्चे बड़ी गंभीर परेशानी होती है राष्ट्रीय आय के अंदर, कि दोहरी गणना हो गई, इसे 2 बार हमने शामिल कर लिया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम
हम केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करें फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कैसे करेंगे, जो आपका मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। मान के चलिए आप में से कुछ लोग, मतलब सभी लोग 10th में मैथ पढ़ी होगी, तो मैं इतना आशा करता हूँ आपको समझ आए कि फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी लागत मूल्य। क्या? लागत मूल्य। लागत मूल्य कब आता है, जब हमारा जो हम क्या करें, जो उसका मार्केट प्राइस, जिसे हम एमआरपी कहते हैं, एमआरपी में से अगर हम टैक्स घटा दें, क्या घटा दें, एनआईटी घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें, तो क्या होगा, हमें क्या होगा, लागत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बच्चे टैक्स लगने के बाद ही वस्तु महंगी होती है, टैक्स से पहले तो वो उतने की है जितने की बनी है। मान के चलिए मैंने एक फ़ोन बनाया, ठीक है, वो बना 2000 का, ठीक है, अगर मैं इसमें टैक्स ही ना लगाऊं तो ये तो 2000 का ही बिक जाएगा। पर महंगा कब होगा, जब इसमें टैक्स लगेगा और प्रॉफिट होगा, ठीक है। टैक्स लग के क्या हो जाएगा, ये 3000 का हो जाएगा। तो अगर हम 3000 में से टैक्स घटा दे तो क्या आ जाएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो यही होता है इसके अंदर, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे एक बार साफ कर दूं, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये कैसे निकालें, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का होता है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी घटा देते हैं। देखिए क्या होता है कि हमें कई चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिलती थी पहले, अब तो खैर नहीं मिल रही है। तो क्या होता है कि मान के चले एक सामान 100 रुपये का है, उस पर टैक्स लगा कितना, मान के चले 20%, तो ये हो गया 120 का, ठीक। पर सरकार क्या कह रही है, इस पे हम जो है आपको 5% डिस्काउंट देंगे या सब्सिडी देंगे, तो 5% आप इसका निकाल दीजिए, तो 120 का 5% क्या हो जाएगा आपका 6 रुपये, ठीक है। तो आपको कितने का मिलेगा, ये आपको 114 का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 114 रुपये का। तो आपकी सब्सिडी कितनी है, आपकी सब्सिडी है आपकी बच्चे 6 रुपये, ठीक है। सब्सिडी परसेंटेज कितना है, 6 रुपये, क्योंकि 120 का 5% आप निकालेंगे तो 6 रुपये ही आएगा, ठीक है। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देते हैं। तो हमारा जो टैक्स है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, तो देखिए आपकी 120 रुपये की वस्तु थी, 6 रुपये उसे सब्सिडी मिली, ठीक है, और वैसे उसे 20 रुपये टैक्स लग रहा था। जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो कितना लग रहा था, 20 रुपये, 100 का 20% 20 रुपये हो गया, ठीक है। पर उसे सब्सिडी मिल गई 6 रुपये की, तो उसे कितने मिला, 14 रुपये अलग से टैक्स देना पड़ा, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, 14 रुपये। तो ऐसे इसकी गणना की जाती है, ठीक है। ये चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि आसानी है, कोई कठिन नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप कमेंट करें ज़रूर, मैं आपको इसका हल बता दूंगा, ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है तो। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, मूल्य के प्रकार, बाजार मूल्य और कारक लागत, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा, देखिए यही मैंने आपको बताया था, ये रहा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। तो बाजार मूल्य और कारक लागत, तो बाजार मूल्य होता है आपका मार्केट प्राइस, जिसे एमपी भी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में एमपी कह देता है, ठीक है। आपकी बुक में भी आपको कई बार एमपी लिखा मिलेगा। और कारक लागत होता है फैक्टर कॉस्ट, जिसे एफसी कहा जाता है, ठीक। तो इसमें हम पहले बाजार मूल्य की बात करते हैं, मार्केट प्राइस की बात करते हैं। वह मूल्य जिस पर वस्तु सेवा उपभोक्ता को बेची जाती है, ठीक है, वह मूल्य जिसके ऊपर, मान के चले एक ब्रेड है, ये आपने मान के चलिए 30 रुपये की खरीदी, तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 30 रुपये, ठीक है। पर वही ब्रेड जब एक फैक्ट्री वाले ने बनाई तो वो कितने की बनाई, 20 रुपये की, तो उसका फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 10 रुपये का जो फर्क आ रहा है ये क्या है, ये आपके टैक्सेस हैं और प्रॉफिट है, ठीक है, टैक्सेस और प्रॉफिट, तो यही इनको मिला के महंगा कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आगे बात करें, इसमें अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी जोड़े जाते हैं और सब्सिडी घटाई जाती है। तो आपसे पूछ ले मार्केट प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस में
क्या होता है, तो बच्चे आपका क्या होता है, जीएसटी जोड़ा जाता है, ठीक है, और आपका एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जोड़ा जाता है, और पर आपकी जो सब्सिडी होती है वो घटाई जाती है, ध्यान रखना, सब्सिडी घटाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जीएसटी जोड़ा जाएगा, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जोड़ा जाएगा, पर सब्सिडी घटाई जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना मार्केट प्राइस के अंदर। तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब बात करें कारक लागत फैक्टर कॉस्ट की, वह लागत जो उत्पादन में लगे कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, उद्यमिता को दी जाती है, तो उनको जो दी गई है वह लागत, इसमें कर और सब्सिडी शामिल नहीं होती। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्टर कॉस्ट में जो है ना तो आपका टैक्स शामिल होता है और ना ही सब्सिडी, ठीक है, दोनों ही शामिल नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, और मार्केट प्राइस में शामिल होते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, मार्केट प्राइस में से अगर आप एनआईटी घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको, इसमें इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो आपको इकोनॉमिक्स में ना आपको कभी भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स में बच्चे आपको टू द पॉइंट बात करनी होगी, तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में स्कोर करना है ना तो आपको टू द पॉइंट बात करनी होगी। अगर आप ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे तो टीचर गुस्सा हो जाएगा और कहेगा इनने तो पूरा ही घुमा दिया, समझ ही नहीं आया कुछ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जब भी आप एग्ज़ाम दें तो या टेस्ट भी दें तो चीज़ों को ज़्यादा घुमाए ना, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा घुमाएंगे तो दिक्कत आपके लिए बढ़ेगी, क्योंकि टीचर तो परेशान हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा ढंग से। इसलिए बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे एनआईटी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो एनआईटी निकालने के लिए क्या कराता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा दी जाती है। क्या करते हैं, एनआईटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी घटा दी जाती है। तो ये इसका रूल बन जाता है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में। देखिए उदाहरण डाल रखा है मैंने आपके लिए, यदि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपये है और इनडायरेक्ट टैक्स 15 रुपये है, ठीक है, और सब्सिडी 5 है, ठीक, तो ठीक है, तो आपको क्या बताना है, उसका फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट बताएं। तो फैक्टर कॉस्ट का नियम क्या होता है, आपका मार्केट प्राइस में से जब आप एनआईटी घटा देते हैं, और एनआईटी निकालने के लिए क्या है, देखिए इसने आपको दो चीजें दी हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और आपको सब्सिडी दी है। उसने आपको डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, ये नहीं दिया है आपको। ये निकालने के लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से आपकी सब्सिडी घटेगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 15 और सब्सिडी कितनी है 5 रुपये, तो आपका टैक्स कितना है 10 रुपये। और अब आपको एनआईटी मिल गया, तो आपको फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमपी में से माइनस करना पड़ेगा आपका एनआईटी। तो एमपी कितना है आपका 100 रुपये और एनआईटी आपका 10 रुपये, तो 90 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 90 रुपये, ठीक है, ऐसे करने होते हैं ये, ठीक। तो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कोई कठिन वाली बात नहीं है, हवा नहीं समझना है, ठीक है, आसान चीज़ें हैं, आराम से हो जाएंगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक बार जरा मैं इसे क्लियर कर दूँ, ठीक है। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसमें, पूरी किताब का सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय आय का संकल्पनाएं, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो क्या है, देखिए नाम, संक्षेप और अर्थ, ठीक। सकल घरेलू उत्पाद, जैसे क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। देश में उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे कहते हैं जीएनपी एट एमपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीडीपी एट एमपी में प्लस विदेशों से शुद्ध आय जो है उसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, विदेशों से शुद्ध कारक आय जो होती है उसे जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, जीएनपी एट एमपी, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, देखिए ये डी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ आए बच्चे, डी है, डोमेस्टिक है बीच वाला, और ये नेशनल है। डोमेस्टिक बड़ा होता है, नेशनल बड़ा होता है, आपको पता है कि नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। तो जब हम छोटे से बड़े पे जाते हैं तो क्या करते हैं, चीजें
जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। तो क्या जोड़ेंगे हम इसमें, विदेशों से जो शुद्ध कारक आय हमें प्राप्त हुई है, जो हमारे लोग विदेशों में रह रहे हैं और वहां पे कमा के पैसा भारत भेज रहे हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें, जीएनपी एट एमपी। ठीक है, ये चीज है। तो हम एक बार इसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करें। ठीक, दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे एनडीपी एट एमपी कहा जाता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जीडीपी एमपी में से हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास घटा देते हैं। अब देखिए आप इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो तीन चीजें ही हैं मेन। देखिए जब आप ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, ठीक है, जी से ग्रॉस होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे क्या करेंगे, तो आप माइनस कर देंगे मूल्यह्रास। ठीक है, माइनस मूल्यह्रास कर देंगे तो आप नेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे मूल्य, ठीक है, ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। सिंपल ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस आपको इसको लिख, दो चार बार आप लिख के ट्राई करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बच्चे उत्पाद लिखा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी कहते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्शन। अगर आप जीएनपी एमपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे, ठीक है, देखिए ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो इसलिए मूल्यह्रास घटा रहे हैं, नेशनल का नेशनल है, ठीक है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन है, मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस है, तो इसलिए कुछ नहीं बदला, बस जी से हम नेट पे गए तो इसलिए हमने मूल्यह्रास माइनस कर दिया है। तो इसका ध्यान रखना है बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, जिससे आपको ये याद भी रहे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आपको आसानी रहेगी। फिर आता है राष्ट्रीय आय, जिसे कहते हैं एनएनपी एट एफसी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एमपी में से क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आप ये घटा दे तो भी आप डायरेक्ट एनएनपी एफसी पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका एनआईटी ही आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही आता है। ठीक है, यही चीज है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो अपने राष्ट्रीय आय समझ लिया, पर इसकी विधियां कितनी हैं, आपको ये भी तो पता नहीं है, विधि भी तो होगी कुछ निकालने की, तो वही विधियों के बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो विधियां कितनी हैं, रेड ले लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, फर्स्ट विधि है उत्पादन विधि। बच्चे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है ये, सबसे ज्यादा, ठीक, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है ये। मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ आपको, ये रहा उत्पादन विधि, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, इसमें प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया मूल्य, प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया मूल्य वैल्यू एडिड जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका उत्पादन की वस्तु है उसका जो मूल्य है उसे जोड़ा जाता है। उद्देश्य, इस विधि का उद्देश्य है कि किसी देश की विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा एक निश्चित अवधि में जो मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिड, मतलब जो वैल्यू बढ़ा है, जैसे मान के चलिए 100 रुपए की मैंने कोई चीज बनाई, मैंने फिर उसे 120 में बेचा तो 20 रुपए बढ़ गए, फिर उसने उसे आगे 140 में बेचा, फिर 20 रुपए बढ़ गए, तो इसको जोड़ा जाता है, जो वैल्यू एडिड हो रही है इसको जोड़ा जाता है। मूल्य संवर्धन किया गया है उसका योग करके राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो यही होता है, जो जो पैसा बढ़ रहा है उसे जोड़ता जाएगा, जैसे 100 से 120 गए तो 20 रुपए जोड़ दिए, फिर 120 से 140 गए तो 20 रुपए जोड़ दिए, तो जो वैल्यू एडिट हो रही है ना उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके मुख्य घटक की बात करें, ठीक है, मुख्य घटक है, सॉरी एक मिनट, मुख्य घटक है इसके, ठीक है, मुख्य घटक है आपके संकल मूल्य संवर्धन। ठीक है, संकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिट, जिसे जीवीए भी कहा जाता है। ठीक है, यह होता क्या है, ये प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में कुल उत्पादन मूल्य से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक
ठीक है, मतलब कुल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, देखिए मान के चलिए आपने कोई वस्तु है जो जिसका मार्केट प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, और उसका जो मध्यवर्ती वस्तुओं की जो कीमत थी वो थी 300 रुपये। तो जब हम उसे घटा देंगे तो 200 रुपये मिल जाए आपको, तो वही आपका जीवीए होगा। ठीक है, सकल मूल्य संवर्धन। ठीक है, ग्रॉस मूल्य वैल्यू एडिड, मतलब मान के चलिए कैसे, मैं बताऊँ आपको समझाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलिए मैंने एक 100 रुपये की चीज़ बनाई, मैंने उसे आगे बेचा 200 रुपये का फैक्ट्री में, मैंने यहाँ पे 100 रुपये बढ़ा दिए, फिर उसने इसे आगे बेचा आगे 500 रुपये का, उसने यहाँ पे 300 रुपये बढ़ा दिए। तो हमें जो सकल मूल्य संवर्धन निकालना है ना, वो हमारा ये निकलेगा क्या, 100 रुपये ये वाले और 300 रुपये ये वाले, तो कितने रुपये बढ़ाए हमने, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये, तो यही हमारा सकल मूल्य संवर्धन है। ठीक है, तो हमारे कुल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग, हमारे मध्यवर्ती उपभोग हैं उसे घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाता है, सकल मूल्य संवर्धन। ठीक है बच्चे, ये समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे तो ये ना सोचे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत आ जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ें समझना, क्योंकि अगर आपने समझी नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है शुद्ध मूल्य संवर्धन, नेट वैल्यू एडिड, जिसे एनवीए कहा जाता है। ये जीवीए था और ये एनवीए था। ठीक है, बढ़ वही रहा है, बस नेट निकालना है इसमें। तो शुद्ध मूल्य संवर्धन में क्या करते हैं, जीवीए जो हमने निकाला है, जीवीए जो हमने निकाला है इसमें से, ये उसका रूल है, इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से हम मूल्य ह्रास और माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास होता है बच्चे, मान के चलिए कोई वस्तु हम 100 रुपये की लाए, पर हमने उसे 4 साल यूज करा, कितने 4 ईयर्स यूज करा, तो 4 ईयर में वो कुछ खराब भी हुई होगी, तो उसमें जो खराब होने की वजह से उसकी कीमत जो है मान के चलिए 40 रुपये हो गई है। ठीक है, 40 रुपये हो गई है, तो जो 60 रुपये का गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, जो घट गया है इसका प्राइस, वही होता है मूल्य ह्रास। इसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं, मतलब वस्तु में टूट फूट या कुछ भी कमी आने से जो उसका मूल्य गिर जाता है उसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने आगे डाल रखा है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया ने मूल्य ह्रास नहीं बताया हमें, तो आगे आपको पता लग जाएगा, आगे मैंने मूल्य ह्रास भी डाल रखा है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, पर मैंने आपको बता दिया इसमें मूल्य ह्रास दे रखा था तो इसलिए। फिर आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी क्षेत्रों के शुद्ध मूल्य संवर्धन, मतलब सभी क्षेत्रों के शुद्ध मूल्य संवर्धन, मतलब एक तरह से जो भी वैल्यू एडिट हो रही है सब में, वो उसका योग क्या है, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब जितना भी वैल्यू एडिट हो रही है ना, उन सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, आपका नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्ट फैक्टर कॉस्ट, तो वो आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में दे रखा है, ये आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत मोटी किताब है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते मतलब पागल हो जाएंगे। मैंने बहुत मतलब शॉर्ट में बना रखा है जिससे आप जो है आराम से समझ सकें, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेंशन ना लें। पीडीएफ आपको हमारे अपने टेलीग्राम चैनल, ठीक है, दी मेटिकुलस 07 पे आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। ठीक है, और नहीं तो आपको ये हमारा नाम पीछे दिख ही रहा होगा, दी मेटिकुलस 07, आप ये सर्च कर लें, आपको आराम से मिल जाएगा हमारा चैनल। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक, कहेंगे तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आपने उत्पादन विधि तो देख ली कि भाई क्या है, पर ये भी तो है बच्चे, किस चीज को शामिल करना है, किस किस चीज को शामिल नहीं करना है, ये भी तो बड़ी दिक्कत है। आपको कैसे पता किसको शामिल करें किसको नहीं करें, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला है। बच्चों को ये तो पता लग जाता है उत्पादन विधि क्या है, रूल क्या है, पर दिक्कत सबसे बड़ी आ जाती है किन को शामिल करें और किन को ना शामिल करें। तो इसलिए मैंने अलग से एक पेज डाला है इसमें, जिसमें आपको बताऊं क्या क्या करना है। किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि खनन, इनको शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग निर्माण, इन्हें शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवाएं, ठीक है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा और परिवहन, इन चीजों को शामिल किया जाता है। और क्या शामिल नहीं किया जाता, अब सबसे बड़ी बात कि भाई तुमने ये तो बता दिया शामिल क्या किया जाता है, ये भी तो बताओ कि क्या शामिल नहीं किया जाता। तो आपकी अवैध गतिविधियां, मतलब जो आप टैक्स बचा के, कोई कोई लोग टैक्स बचा के पैसे बचा लेते हैं, उसे शामिल नहीं किया जाता।
घरेलू सेवाएं, ठीक है, जैसे गृहिणी का कार्य है, जैसे मान के चलिए हमारे घर में हमारी माता बहनें काम करती हैं, हमारे जैसे खाना बना रही हैं, तो उनको हम इनकम थोड़ी दे रहे हैं कोई, तो उनको थोड़ी शामिल करेंगे, हालांकि वो काम वो बहुत कर ली हैं, तो इसी को कहते हैं कि गृहिणी का कार्य, इसे शामिल नहीं किया जाता। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय आय, ठीक है। देखिए जो जीडीपी होती है ना, उसमें अंदर क्या आता है, आपका जो घरेलू उत्पाद है ना, वह घरेलू उत्पाद में ही आती है, उसमें हम नेशनल, ठीक है, नेशनल चीज़ें शामिल करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल चीज़ें शामिल नहीं करते हैं। जो विदेशों से प्राप्त चीज़ें होती हैं उन्हें हम शामिल नहीं करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आय होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोगों द्वारा जो भेजी गई होती है वो हम शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ जो देश की घरेलू सीमा के अंदर होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है, ये है, ठीक। अब बात करते हैं सावधानियां, ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है हमें, तो क्या क्या रखना है, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल करें, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं, ठीक है, आपको गलती से भी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना है, ठीक है। प्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर, तो आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष करों को घटाना है और सब्सिडी जोड़नी है, तो फैक्टर कॉस्ट पर आय निकालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे आय निकालनी है। केवल घरेलू उत्पादन को शामिल करें, क्या करें, केवल घरेलू उत्पादन को शामिल करें, विदेशों से अर्जित आय को शामिल नहीं करें, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिख के दे रखी है, अगर आप ये किताब में पढ़ेंगे तो कम से कम नहीं तो 5-10 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे आपको, तब जाके ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप शॉर्ट में इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने बनाया, तो आपको कैसा, अच्छा आपको मेहनत कैसी लगी हमारी ये ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपके ही लाइक सब्सक्राइब से प्रोत्साहन मिलता है, ठीक। तो बी पॉइंट की बात करें तो वो है आपकी आय विधि, इनकम मेथड। मैंने आपको, हम क्या पढ़ रहे थे, हम विधियां पढ़ रहे थे, ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां, तो सेकंड विधि है, पहले हमने उत्पादन विधि पढ़ी, अब हमने आय विधि पढ़ रहे हैं, ठीक। आय विधि में क्या है, आय विधि का उद्देश्य क्या है, इस विधि में हम देश के सभी उत्पादन कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता को उनके योगदान के लिए मिलने वाली आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो हम किस किस को शामिल करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, उनके योगदान के लिए जो उनको मिलने वाली आय है, तो इसमें क्या करेंगे, हम आय को शामिल करेंगे, किसको, इनकम को, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम इनकम को शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें इनकम लेनी है, क्या, इनकम, ठीक है, इनकम लेनी है। तो मुख्य घटक क्या है, ठीक है, तो मुख्य घटक, ठीक है, क्या है इसके, तो पहला है मजदूरी, मजदूरी जिसे कहते हैं कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, सैलरी। इसमें आता है वेतन, बोनस, भत्ते, पेंशन इत्यादि, तो आपका वेतन आता है इसमें, बोनस आता है, भत्ते आते हैं, पेंशन आते हैं इत्यादि, इसमें जोड़े जाते हैं मजदूरी में। दूसरा पॉइंट हो जाता है नकद और प्रकृति में, ठीक है, नकद और प्रकृति में इन काइंड दोनों प्रकार की मजदूरी शामिल होती है, नकद भी और प्रकृति भी, ठीक है, दोनों प्रकार की जो है आपकी मजदूरी होती है वह शामिल होती है। फिर आता है दूसरा पॉइंट मुनाफा, जिसे प्रॉफिट कहा जाता है। इसमें निजी कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रमों का शुद्ध लाभ, ठीक है, क्या है, निजी कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रमों का शुद्ध लाभ, जो उन्हें लाभ हो रहा है वो जोड़ा जाता है। इसमें लाभांश, अवितरित लाभ, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स आदि शामिल होते हैं। देखिए मान के चले एक कंपनी ने 100 रुपये कमाए, उसमें से उसे लोगों की सैलरी देनी है 60 रुपये, ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी 60 रुपये देने, तो उसके पास कितने बचे, 40 रुपये, तो 40 रुपये क्या है, उसकी इनकम है, रिटेन इनकम है, तो उसे भी शामिल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो किसी की आय है, वो कंपनी भी तो किसी आदमी की है, इसलिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किराया, किराया, रेंट, जैसे भूमि, भवन आदि के उपयोग के लिए प्राप्त आय। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई घर है, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। आपके पास मान के चले एक घर है, आपने क्या करा, वो घर जो है आपने रेंट पे दिया, अब आपको उसके लिए जो पैसे मिल रहे हैं तो वो आपकी इनकम ही तो कहलाएगी, ठीक है, वो बच्चे आपकी इनकम कहलाएगी, तो उसको भी शामिल किया जाता है। प्राकृतिक साधनों के उपयोग पर मिलने वाला किराया भी शामिल होता है। तो बच्चे कई बार होता है हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप मान के चले आप बोट से जा रहे हैं, ठीक है, बोट से जा रहे हैं, आप नदी में तैर रहे हैं बोट से, तो उसके लिए जो आप किराया पे करेंगे ना वो भी शामिल होगा,
ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करते हैं वो भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, हर तरह का किराया शामिल होता है, एक तरह से सीधी सीधी बातों में आप ये जान लें। ठीक है, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। दूसरा ब्याज, ब्याज होता है जैसे आपने किसी को पैसे दिए और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका ब्याज है, तो वो शामिल किया जाता है। ठीक है, पूंजी पर मिलने वाला प्रतिफल, इसमें केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋणों का ब्याज में शामिल होता है। तो इसमें क्या होता है, केवल उत्पादक उद्देश्यों मतलब निवेश। ठीक है, निवेश के लिए जो होता है ना, ठीक है, निवेश के लिए उद्देश्य से दिए गए ऋणों का ब्याज ही शामिल होता है, जो निवेश के लिए दिया जाता है। जो आप मान के चलिए आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लें, स्टडी के लिए ले लें, होम लोन ले लें, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। आपको किसको शामिल किया जाएगा, जो आप निवेश करेंगे। जैसे आपने लोन लिया और आपने आगे किसी कंपनी में निवेश करा या फिर आपने एक फैक्ट्री खोली या दुकान खोली, तो उसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, थोड़ी खांसी सी आ गई। ठीक है, तो अगला टॉपिक है स्वनियोजित आय। ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसे छोटे दुकानदार, किसान, ठीक है, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कहते हैं, आदि की आय। इसे मजदूरी, लाभ और किराए का मिश्रण होता है। इसे क्या, ये क्या होता है आपका, मजदूरी, लाभ और किराए का मिश्रण होता है। ठीक है, स्वनियोजित आय। राष्ट्रीय आय, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस मुनाफा प्लस स्वनियोजित आय। स्वनियोजित आय बच्चे ये हो जाती है ये वाली, जिसमें आपका छोटे दुकानदार, किसान, ठीक है, फ्रीलांसर आदि की जो आय होती है उससे शामिल किया जाता है। तो इन सबको मिलकर क्या बनता है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय। अब आपको सावधानियां क्या रखनी है, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, ठीक है, आय विधि के अंदर। ठीक, केवल उत्पादन कारकों की आय, किसकी, उत्पादन कारकों की आय को शामिल करें। ठीक है, ठीक, स्थानांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट जैसे पेंशन, अनुदान आदि को नहीं। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल उत्पादन कारकों की आय को शामिल करना है। जो आपने मान के चलिए किसी ने काम करा, उसके बदले उसे आय मिली, तो आप सिर्फ उसकी आय को शामिल करेंगे। ये नहीं कि आपको कोई महिला है गाँव में, उसे पेंशन मिल रही है, ठीक है, उसे आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बदले बच्चे वो काम नहीं कर रही है, कार्य नहीं कर रही है, वो आपको पेंशन एक अनुदान दिया जा रहा है, एक तरह से सहायता दी जा रही है सरकार द्वारा, तो उसे शामिल नहीं करते। तो इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें सभी ज़रूर। ठीक है, आगे बात करें पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स को शामिल ना करें। कैपिटल गेन्स बच्चे एक तरह से आप समझ लीजिए, आपने जो है मतलब कोई इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपको लाभ मिल रहा है ना, पूंजी लाभ, वो आप शामिल ना करें। ठीक है, इसमें जो आप कार्य करेंगे ना, उसके बदले जो आपको इनकम होगी उसी को शामिल करना है। ठीक है, आय में, आय कब होती है, जब लोग कार्य करें उसलिए, तो उसको पूंजी लाभ को शामिल नहीं करते इसमें, इसलिए। ठीक है, प्रत्यक्ष करों को ना जोड़ें। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों को ना जोड़ें, क्योंकि वह फैक्टर कॉस्ट पर गणना कर रहे हैं। ठीक है, हम कभी भी जब फैक्टर कॉस्ट की गणना करते हैं ना, तो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखें। और विदेशों से प्राप्त आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ें यदि आय राष्ट्रीय आय है, तो एनएनआई निकाली हो तो। ठीक है, एनएनआई निकालनी हो तो, ठीक है, ये है, तो विदेशों से प्राप्त आय को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए जिसे कहता है। ठीक है, एनएफआईए कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे जोड़ा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिए। फिर आपकी तीसरी विधि है, सॉरी मैंने इसके ऊपर लिखना भूल गया, ये आपकी तीसरी विधि है, थर्ड। ठीक है, थर्ड विधि है व्यय विधि, तो इसका भी आपको हम करते हैं। ठीक है, टाइम अभी तो सकल घरेलू उत्पाद
जिसे जीडीपी को मापने की यह विधि, ठीक है, देश में एक निश्चित अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल खर्च को जोड़कर जीडीपी का अनुमान लगाती है। तो आपसे पूछे ना व्यय विधि क्या है, तो व्यय विधि में ये बताया गया है कि जो हम कुल खर्च करते हैं ना उनको जोड़ के जीडीपी निकाली जाती है। तो इसका रूल हो जाता है जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस में एक्स माइनस एम, और मैंने नीचे सबका वो लिख दिया है कि इसका मतलब क्या है। सी का मतलब कंजप्शन उपभोग, आम जनता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, आई मतलब इन्वेस्टमेंट निवेश, व्यवसायों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च, जी मतलब गवर्नमेंट 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 का द्वारा खर्च, सरकारी खर्च जिससे सरकार द्वारा सेवाओं और वस्तुओं पर खर्च करते हैं, एक्स होता है एक्सपोर्ट निर्यात, विदेशों को बेची गई वस्तुओं और सेवाएं, और एम होता है आयात, ठीक है, एम होता है आयात इंपोर्ट, जिसे आयात कहते हैं, विदेशों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाएं। तो इन सबको फॉर्मूले में यूज करके आप जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक, घटकों का विवरण, उपभोग जैसे भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन आदि, निवेश जैसे मशीनरी खरीदना, भवन निर्माण, स्टॉक में वृद्धि, ये सब, सरकारी खर्च जैसे स्कूल, अस्पताल, रक्षा सेवाएं आदि पर खर्च, ठीक है, और शुद्ध निर्यात हो जाता है आपका एक्स माइनस एम यदि निर्यात प्लस में हो, ठीक है, यदि निर्यात बड़ा हो और आयात कम हो तो जीडीपी सकारात्मक योगदान देती है। मतलब हमने निर्यात ज़्यादा करा है, आयात कम करा है, मतलब निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, मतलब चीज़ें हमने भेजी ज़्यादा है और लाए कम है, ठीक है, भेजी ज़्यादा है और लाए कम है, तो हमारी जीडीपी जो होगी सकारात्मक योगदान में रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हमारा आगे मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है, तो एग्जाम्पल मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उपभोग क्या है आपका 100 करोड़, निवेश 30 लाख करोड़, सरकारी खर्च 20 लाख करोड़ और निर्यात 15 लाख करोड़, आयात 10 लाख करोड़। तो हम पहले क्या करते हैं, उपभोग को हम जोड़ते हैं 100 प्लस में, निवेश भी जोड़ते हैं 30 प्लस में, सरकारी खर्च भी जोड़ते हैं 20 प्लस में, निर्यात में से आयात घटाया जाता है, तो निर्यात 15 का है, आयात 10 का है, तो 15 में से 10 गए 5, तो अब जोड़ लेते हैं 5, 2 3 5 5 और 1, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 155 लाख करोड़, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 155 लाख करोड़, ठीक है। ये रहा इसमें से एक्स माइनस एम घटा रखा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, यही है। विशेष बातें, ठीक है, यह विधि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को ही शामिल करती है, जो अंतिम वस्तुओं पर सेवाओं पर खर्च जो होते हैं ना उन्हीं को शामिल करती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को दोबारा नहीं गिना जाता ताकि दोहराव से बचा जा सके, मतलब दोहरी गणना या दोहराव, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। इसमें हम बाजार मूल्य पर जीडीपी प्राप्त होता है जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार, ठीक है, समायोजित करके वास्तविक जीडीपी निकाला जाता है, ठीक है, इसे क्या करता है वास्तविक जीडीपी निकाला जाता है उसमें समायोजित करके। ठीक, अब आधार की बात करें, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय, ठीक है, तो उसमें पहला है हमारा क्षेत्र। ठीक, केवल विदेशों की सीमा के अंदर, सॉरी विदेश कह रहा हूँ, सॉरी केवल देश की सीमा के अंदर, अगर क्षेत्र की बात करें तो घरेलू आय में क्या है केवल देश की सीमा के अंदर, राष्ट्रीय आय में देश के नागरिकों को पूरी दुनिया, मतलब देश और विदेश दोनों, ठीक है, शामिल, ठीक है, विदेशी नागरिकों की आय शामिल, ठीक है। घरेलू आय में क्या है विदेशी विदेशी नागरिकों की आय शामिल और राष्ट्रीय आय में नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय आय में नहीं होती है। एक मिनट, शामिल घरेलू आय में, एक मिनट बच्चे, शायद मैंने गलत टाइप कर दिया है थोड़ा सा, एक बार इसे हम ठीक करते हैं, ठीक है, एक बार हम इसे ठीक करते हैं। बच्चे घरेलू आय के अंदर जो है ना हमारी विदेशी नागरिकों की आय जो होती है वो शामिल नहीं होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती, घरेलू आय में नहीं होती, पर राष्ट्रीय आय में जो होती है ना वो शामिल होती है, ठीक है। और घटाएं क्या, तो घटाते हैं हम विदेशों को दी गई आय,
ठीक है, विदेशों को दी गई आय घटाते हैं और जोड़ी जाती है विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, तो इतना आप कर लें। ठीक है, आगे बात करते हैं। घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। ठीक, यह उस कुल आय को दर्शाती है जो किसी देश को, ठीक है, सॉरी, जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पन्न होती है। ठीक है, घरेलू आय क्या होती है, डोमेस्टिक, वह आय होती है कुल आय जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पन्न होती है। इसमें निवासियों और गैर निवासियों दोनों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय शामिल होती है। निवासियों और गैर निवासियों मतलब भारत देश में जरूरी थोड़ी सब भारतीय रहते हो, कोई बाहर का बंदा भी रहता होगा, वो भी रहता होगा, तो उसको भी शामिल करेंगे। उदाहरण, भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिक की आय घरेलू आय में शामिल होती है क्योंकि हमारी घरेलू सीमा के अंदर काम कर रहा है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम, यह उस कुल आय को दर्शाती है जो देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वे देश के भीतर हैं या विदेश में, अर्जित की जाती है। इसमें विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय शामिल होती है, लेकिन भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं होती है। भारत में जो विदेशी नागरिक है, मतलब भारत के अंदर जो विदेशी नागरिक काम कर रहे हैं ना, उनकी जो आय है वो शामिल नहीं होती, उसे घटाया जाता है, और जो विदेश में भारतीय लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आय को जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है ये। ठीक, उदाहरण, अमेरिका में काम कर रहे भारतीय की आय राष्ट्रीय आय में शामिल होती है लेकिन घरेलू आय में नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैं कह रहा था कुछ गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, घरेलू आय में जो है विदेशों की नागरिक की आय ये शामिल नहीं होती है। देखिए, ये लिखा मैंने, आप चाहे तो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में काम कर रहे भारतीय की आय राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में शामिल होती है, लेकिन घरेलू आय में नहीं होती। ठीक है, तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और दरअसल गलत टाइप हो गया वो, नहीं दरअसल उधर चला गया, मैंने पहले ही टैब दबा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कारक और हस्तांतरण आय में अंतर। कारक और हस्तांतरण आय में अंतर। कारक आय वह आय है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के लिए मिलती है, जैसे श्रमिक का वेतन, पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया और उद्यमिता पर लाभ। लाभ बच्चे, लाभ है। आजकल मेरी लग रहा है टाइपिंग थोड़ी बिगड़ती जा रही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है, उद्यमिता पर लाभ, तो ये सब क्या है, कारक आय में शामिल होती हैं। ठीक है, तो पहला श्रमिक का वेतन, पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया और उद्यमिता पर लाभ। ठीक है, अब बात करते हैं हस्तांतरण आय। ये कई बार पूछ लेता है पेपर में कि हस्तांतरण आय से आप क्या समझते हैं, तो जान लीजिए, वह होती है जो बिना किसी उत्पादन के बदले दी जाती है। यह एक तरफा होती है और इसमें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि, ठीक है, शामिल नहीं होती है। जैसे सरकार द्वारा दी गई पेंशन, देखिए सरकार जो पेंशन देती है उसे छात्रवृत्ति, विदेशों से भेजा गया उपहार या सहायता राशि। ठीक है, विदेशों से भेजा गया उपहार या सहायता राशि, छात्रवृत्ति या सरकारों द्वारा दी गई पेंशन, वो मतलब एक तरह से बुजुर्गों की भी हो सकती है और जो विधवा होते हैं उनकी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक की होगी। बात करते हैं मूल्यह्रास। मैंने आपको कहा था ना मूल्यह्रास मैंने डाला, अच्छा पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छे नंबर में पूछा जाता है ये। तो उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मूल्यह्रास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थायी पूंजी संपत्ति जैसे मशीन, भवन, उपकरण आदि का मूल्य समय के साथ घटता जाता है। ठीक है, यह घटाव संपत्ति के उपयोग, समय के प्रभाव, तकनीकी उन्नति या अन्य प्राकृतिक कारणों से होता है। ठीक है, यह कई कारणों से हो सकता है। ठीक है, उपयोग से हो जाता है, उपयोग करते करते चीज़ें खराब हो जाती है, समय का प्रभाव, समय से रखे रखे खराब हो गई, तकनीकी उन्नति, नई तकनीक आ गई, या अन्य प्राकृतिक कारण मतलब जंग लग गई या कुछ भी हो गया, ऐसे प्राकृतिक कारण से भी हो जाता है। मूल्यह्रास का अर्थ है स्थायी पूंजी की उपयुक्तता एवं कार्य क्षमता में समय के साथ आने वाली कमी। तो कमी जो आती है ना पैसे में, उसकी क्षमता में, वही मूल्यह्रास कहलाती है। तो क्रम, कारण और विवरण। तो पहले की बात करते हैं, उपयोग से ह्रास। ठीक है, वियर टू टीयर। ठीक है, उपयोग से ह्रास, किसी संपत्ति का लगातार उपयोग करने से उसका मूल्य कम होता है। जब आप मान के चलिए आप नया लैपटॉप लाएंगे तो वो महंगा होगा, जब आप उसे यूज़ कर लेंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी ना। बाइक लाएंगे, नई होगी, महंगी होगी, यूज़ करेंगे तो उसकी कीमत घटती जाएगी ना यूज़ होते होते, ऐसे, इसलिए इसी को दर्शा रहा है। दूसरा पॉइंट है समय का प्रभाव। ठीक है, पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ मशीन पुरानी हो जाती है भले ही उनका प्रयोग हो या ना हो। ठीक है, कई बार होता है हम जो है गाड़ियाँ ले आते हैं पर यूज़ नहीं होती हैं,
वो रखे रखे जो है खराब मतलब पुरानी होती जाती हैं, चलती नहीं है, कई बार जंग लग जाती है, कई बार कुछ हो जाता है, तो उससे भी उनका मूल्य जो है कम हो जाता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। नई तकनीक आने पर पुरानी मशीनें अप्रचलित हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए पहले साइकिल का बहुत बोलबाला था, फिर बाइक आ गई, अब उसके बाद कार आ गई, फिर एरोप्लेन आ गए, फिर हवाई जहाज आ गए। तो ये चीज़ें नई नई तकनीकें आती रहती हैं और पुरानी पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। अब देखिए ड्रोन का बहुत चल रहा है, ड्रोन चल रहे हैं, लोग ड्रोन में जा रहे हैं घूमने, ठीक है, ये चीज़ है। ये तीसरा। अब चौथे की बात करें, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, भूकंप, आग आदि से संपत्ति को नुकसान हो सकता है। देखिए प्राकृतिक आपदा से देखिए सभी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी माना जाता है, ठीक है, मूल्यह्रास, क्योंकि उससे भी तो नुकसान होगा ही बच्चे। पैसे तो मान के चलिए आप कार लेके आए, बाढ़ आ गई, शीशा टूट गया उसका, तो नुकसान तो हो ही गया ना, ऐसा तो नहीं नुकसान नहीं हुआ, प्रकृति से हुई है तो, ठीक है, नुकसान तो होएगा ही ना, इसलिए। अब बात करते हैं हम मूल्यह्रास की विशेषताएं। मूल्यह्रास की विशेषताएं, ठीक है। मूल्यह्रास की विशेषता क्या है? फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। यह केवल स्थायी पूंजी वस्तुओं पर लागू होता है। ये केवल किस पे होता है? स्थायी पूंजी वस्तुएं जो स्थायी है, जो मतलब थोड़े लंबे टाइम तक चलने वाली है। यह एक गैर मौद्रिक हानि है। ये क्या है? नॉन कैश लॉस है। आप मशीन लाए तो वो पुरानी हो गई है या उसकी कीमत घट गई, तो आपको ऐसा तो नहीं आपके पैसे चोरी हो गए, नहीं, वो कीमत घटी है पर नुकसान तो हुआ है। तो क्या है? गैर मौद्रिक है, उसमें मुद्रा में आपका नुकसान नहीं हुआ है। मुद्रा में नुकसान तब होगा जब आप उसे ठीक कराएंगे, तब आपकी मुद्रा जाएगी, ठीक। यह संपत्ति के मूल्य को घटाने की प्रक्रिया है। ये क्या है? संपत्ति के मूल्य को घटाने की प्रक्रिया। संपत्ति का मूल्य, जैसे आपने नया मकान बनवाया पूरा एकदम बढ़िया, मार्बल वगैरह लगवा के, वो बना 40 लाख का और जमीन थी 40 लाख की, तो 80 लाख का हो गया वो। अब जैसे जैसे घर को टाइम होगा उसकी चीज़ें पुरानी होती जाएंगी, पेंट उतरेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, तो उसकी कीमत घटेगी। तो संपत्ति के मूल्य को घटाने की प्रक्रिया है, तो इससे क्या होता है? संपत्ति का मूल्य घटता है। चौथा, यह राष्ट्रीय आय की गणना में महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक। अगला है मूल्यह्रास की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता की होती है वास्तविक लाभ को जानने के लिए। बच्चे एक बात बताइए, आपने कोई मशीन ली, उससे बहुत सारा प्रोडक्शन करा और आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, पर आपकी मशीन में जो यूज़ करने से खराबी हुई वो 50 रुपये हुई, तो आपका वास्तविक प्रॉफिट क्या हुआ बच्चे? आपका वास्तविक प्रॉफिट 50 रुपये हुआ, क्योंकि 100 रुपये आपका टोटल लाभ था, ठीक। 50 रुपये आपका डेप्रिसिएशन था और बचे 50 रुपये, तो बचा हुआ 50 ही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। आपका 100 एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपकी जो सामान जो खराब हुआ है उसे भी तो ठीक कराएंगे आप। ऐसा तो है नहीं उसे ठीक नहीं कराएंगे तो आगे काम कर लेंगे, ठीक है। बाइक अगर ठीक नहीं कराएंगे चलेगी? वो नहीं चलेगी। यही है। पूंजी की पुनः स्थापना के लिए फंड एकत्रित करने हेतु। पूंजी की पुनः स्थापना के लिए मतलब पूंजी, मान के चलिए आपको कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको फंड दोबारा एकत्रित करना है, तो आप कुछ कुछ पैसे जोड़ते रहते हैं। क्या करते हैं? कुछ कुछ पैसे जोड़ते रहते हैं, ठीक है, यही होता है। पूंजी की पुनः स्थापना के लिए फंड एकत्रित करना। मशीन खराब हो रही है, आपको पता है मशीन खराब हो रही है, तो आप कुछ कुछ पैसे निकालते रहेंगे, भाई मशीन ठीक करानी है, मशीन ठीक करानी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें मूल्यह्रास की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है। कर निर्धारण में सही आंकड़े देने के लिए। कर निर्धारण में सही आंकड़े देने के लिए, जैसे मान के चलिए आपने 100 रुपये की चीज़ बनाई और आपने सोचा कि 20 रुपये का प्रॉफिट ले लेता हूँ, 120 की बेच दूंगा, पर आपने ये नहीं देखा कि बनाने में आपकी मशीन भी खराब हो रही है जिसमें आपका खर्चा 10 रुपये आ रहा है। तो आपकी लागत क्या है? आपकी लागत बच्चे 100 रुपये नहीं, आपकी लागत 110 रुपये है, ठीक है। तो फिर आपको 20 रुपये और बढ़ाने हैं तो आपको 130 का बेचना पड़ेगा, तब आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी जो कीमत में जो कमी आ रही है मशीनरी में, उसको भी तो आप जोड़ेंगे, वो भी तो आपका एक तरह से फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, ये भी है। संपत्ति के वास्तविक मूल्य की जानकारी है, तो संपत्ति के वास्तविक मूल्य भी पता लग जाता है कि भाई उसकी एक्चुअल कीमत क्या चल रही है। कई बार क्या होता है कि भाई अरे इतने करोड़ का मकान है, इतने करोड़ का मकान है, पर जब देखते हैं तो भैया वहाँ पे तो जो बाढ़ से जो है बहुत आता रहता है और लोगों के मकान टूटते रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे जी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो संपत्ति की एक्चुअल कीमत पता लग जाती है उससे, ठीक। मूल्यह्रास की गणना क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या मूल्यह्रास बराबर प्रारंभिक मूल्य माइनस वर्तमान मूल्य, ठीक है। जो आपका आपने जब खरीदी थी, जब आपने खरीदी, ठीक है, खरीदी तब का मूल्य, ठीक है, मूल्य माइनस अब का मूल्य, ठीक है, अब क्या मूल्य है। जैसे मान के चलिए आपने एक फ़ोन खरीदा था पहले, वो आपने लिया था 20,000 का, अब उसका मूल्य जो है उसकी कीमत बची है मात्र 15,000, अब वो 15,000 में ही बिकेगा आगे।
तो 5,000 का जो आपको घाटा हुआ ये क्या है, ये बच्चे मूल्यह्रास है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, यही डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ऐसे ही मूल्यह्रास निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे बात करें, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय और मूल्यह्रास का संबंध क्या है, राष्ट्रीय आय और मूल्यह्रास का संबंध, ठीक है। मूल्यह्रास राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मूल्यह्रास क्या होता है, नेशनल इनकम की गणना करते समय क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। निम्नलिखित सूत्रों में उपयोग, तो इसका किस किस चीज में प्रयोग किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में प्रयोग किया जाता है, जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे ग्रॉस निकाल लें आप, ठीक है, और यहाँ पे आप शुद्ध निकाल लें या नेट निकाल लें। जब आप ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आपको मूल्यह्रास जो है माइनस करना पड़ता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या है, जी से जब आप एन पे जाएंगे तो मूल्यह्रास माइनस होता है, ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाने पे मूल्यह्रास माइनस होता है। जैसे ये नेट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उससे आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये चीज है, ये माइनस डेप्रिसिएशन बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने अलग अलग उसमें लिख दिया, शॉर्ट में भी कैपिटल में भी, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। जब आप सिंपल से आप इनको देखो, ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो आपको मूल्यह्रास माइनस करना है, डेप्रिसिएशन घटाना है। मार्केट प्राइस से अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे, तब आप आ जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं इनमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, यही चीजें होती हैं जो आपको बच्चे को परेशान करती हैं, ठीक है। और ये सब मैंने आपको फॉर्मूले में बहुत अच्छे से लिख के दे रखी है, आप इनको जो है जरूर प्रैक्टिस करें, इनकी कम से कम 10-12 बार लिख के देखें तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसलिए मूल्यह्रास घटाकर ही किसी देश की वास्तविक आय, जब हम मूल्यह्रास घटा देते हैं ना तो तभी हमें उस देश की रियल इनकम ज्ञात होती है, वरना फिर हमें क्या लगे बस प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा ठीक है, मशीन कुछ खराब हो ही नहीं रही, बस माल ही माल बने जा रहा है, तो ये तो गलत है, ऐसा तो होगा नहीं, मशीन खराब नहीं होगी, कभी होगी, ठीक है, ये चीज है। बात करते हैं अब दोहरी गणना की समस्या, ठीक है, दोहरी गणना की समस्या, डबल काउंटिंग, ठीक है। परिभाषा, दोहरी गणना, दोहरी गणना का अर्थ है किसी वस्तु या सेवाओं के मूल्य को 2 या 2 से अधिक बार गिनना। यह राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक गंभीर समस्या है, जिससे कुल उत्पादन की बढ़ती हुई, ठीक है, बढ़ी हुई गलत गणना हो सकती है, ठीक है, किसी कुल उत्पादन की बढ़ी हुई गलत गणना हो सकती है। मान के चले आपने जब गेहूं लिया तब भी उसके प्राइस को जोड़ दिया, और जब आपने उसकी ब्रेड बनाई तब भी उस प्राइस को जोड़ दिया, आपने क्या करा, गेहूं को 2 बार जोड़ दिया, तो यही हो जाती है दोहरी गणना, इसी से बचना चाहिए। जब एक ही वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में 1 से अधिक बार जोड़ दिया जाता है तो उसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। यही मैंने आपको करके दिखाया, गेहूं को भी जोड़ दिया और ब्रेड को भी जोड़ दिया, इसलिए उदाहरण से समझे। मान लीजिए एक किसान ने गेहूं उगाता है जिसे 10 रुपए में एक आटा मील को बेचता है, ठीक है, 10 रुपए में आटा मील को बेचा, आटा मील गेहूं को पीस कर आटा बनाता है और 20 रुपए में बेकरी वाले को बेचता है। बेकरी उस आटे से ब्रेड बनाकर ग्राहक को 30 रुपए में बेचती है। अगर हम तीनों मूल्य जोड़ दें, ठीक है, गेहूं, आटा और ब्रेड का, तो आएगा आपका 60 रुपए, पर ये आपकी जीडीपी गलत होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके अंदर इसका और इसका दोनों का मूल्य जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन असल में ब्रेड 30 में ही बाकी दोनों चीजों के मूल्य शामिल है, ठीक है, ब्रेड के अंदर ही दोनों चीजों के मूल्य शामिल है। यदि हम 30 और 20 प्लस 30 जोड़ते हैं तो हम एक ही वस्तु की कीमत को 3 बार गिन रहे हैं। एक बार गेहूं में यहाँ पे गिन ली, एक बार आटे में गेहूं को गिन ली, और एक बार आटा गेहूं ब्रेड में गिन ली, ठीक है, 3 बार हमने गिन लिया, ठीक है, तो दोहरी गणना कहते हैं, इसे ही दोहरी गणना कहा जाता है, ठीक है, इससे बचना चाहिए राष्ट्रीय निकालते समय, ठीक है। ठीक, आगे बात करें, अब थोड़ा सा ही रह रहा है बच्चे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको थोड़ा लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो आप इसे रुक रुक के भी देख सकते हैं।
राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना क्यों हानिकारक है, ठीक है। जीडीपी का, ठीक है, अतिरंजित आंकड़ा सामने आता है। अतिरंजित मतलब काफी ज्यादा बढ़ा हुआ, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक विश्लेषण गलत हो जाता है। आर्थिक विश्लेषण जो है हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नीति निर्माण में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, हमें लगता है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है इस नीति निर्माण में। उत्पादन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता, उत्पादन की जो वास्तविक स्थिति होती है उसका हमें पता नहीं चलता, ठीक है। ये है दोहरी गणना के कारण क्या होते हैं, ठीक है। पहला है सभी वस्तुओं को जोड़ना, ठीक है। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर ना कर पाना, मूल्यवर्धन की अनदेखी, मूल्यवर्धन की अनदेखी, उत्पादन के हर स्तर पर पूरा मूल्य जोड़ना, उत्पादन के हर स्तर पर पूरा मूल्य जोड़ना, मतलब मध्यवर्ती में भी और आपका अंतिम में भी, उन दोनों के पूरे मूल्य को जोड़ देंगे तो आप दोहरी गणना की समस्या में फंस जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपके लिए जो मैंने कहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होंगे मैं आपको दूंगा, वो ये हैं बच्चे। 6 फॉर्मूले हैं जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, जीएनपी एमपी पे जाना है आपको, जीडीपी एट एमपी से, तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं आप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो आपको एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, ये पहला है, ठीक है। दूसरा एनएनपी एट एमपी, आपको जीएनपी एट एमपी से अगर एनएनपी एट एमपी पे जाना है तो आप ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तीसरा एनएनपीएफसी पे जाना है आपको, किस पे, एनएनपी एमपी से, एनएनपीएफसी पे जाना है एनएनपी एमपी से, तो क्या करेंगे, एनआईटी घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो मार्केट प्राइस से आप किस पे पहुंच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम होती है एनआई, ठीक है, प्लस ट्रांसफर इनकम प्लस एनएफआईए माइनस गवर्नमेंट सेक्टर इनकम, ठीक है। एनआईए बच्चे नेशनल इनकम है, ठीक है। ये नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम प्लस एनएफआईए माइनस गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम, तो प्राइवेट इनकम आ जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम घटा देते हैं, बाकी सब चीज सेम रहती है, नेशनल इनकम, ट्रांसफर इनकम, एनएफआईए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। पांचवा है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दें और कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दें, ठीक है। आपकी कोई इनकम है, ठीक है, अगर आपने उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी बांटा नहीं गया है, उस प्रॉफिट को घटा दिया और जो आप टैक्स देंगे उसे घटा देंगे, तो जो आपके पास पैसा बचेगा वो ये आपकी क्या है, पर्सनल इनकम है, ठीक है। छठा है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम होती है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। आपकी पर्सनल इनकम है, ठीक है, उसमें से अगर आपने डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। तो आप ज़रूर बताएं एक बार आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ठीक है। और आपसे एक गुजारिश है कि आप कृपया इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम मुरली कार्तिक है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आपसे ये कहूँगा आप बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहें और पढ़ाई करते रहें। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम मुरली कार्तिक, और आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके मैं कमेंट नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम मुरली कार्तिक। जय हिंद, जय भारत।